हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। भारत का संविधान चल रहा था जिसमें हम पिछले वीडियो में संसद कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने आपको बताया है कि संसद के गठन, उसकी संरचना के बारे में, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में, कार्यकाल के बारे में जिक्र करते हुए फिर हमने निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, फिर साधारण विधेयक और धन विधेयक पर हमने चर्चा की थी। हमने वीडियो में वही चीज़ बताने की कोशिश की है कि जो आपके परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो। ज़्यादा इधर उधर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होंगे। इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखा कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें बताई जाएँ कि जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ठीक है। आज की वीडियो है संसदीय समिति और उच्चतम न्यायालय से संबंधित होगी, जिसमें हम कुछ संसदीय समितियां हैं जो कि दो प्रकार की होती हैं, आप आगे अभी पढ़ेंगे। उसमें एक तदर्थ और स्थायी दो समितियां होती हैं। उन दोनों समितियों में भी कई तरीके की समितियां होती हैं। उनके थ्रू वो संसद उनके द्वारा कार्यों का संसद उनके द्वारा कार्य करने की कोशिश करते हैं और साथ में उनके द्वारा कुछ योजनाएं होती हैं जिन पर वो नियंत्रण रखने का भी काम करती हैं। ठीक है। याद रखना, ये जो समितियां होती हैं ना, ये परामर्श के रूप में काम करती हैं। ये कोई न्यायिक समितियां मतलब किसी को दंडित करने का काम नहीं करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परामर्श के रूप में काम करती हैं। आप पढ़ेंगे, शव परीक्षण के रूप में कार्य करती हैं ये। ठीक है, मतलब गहन जांच पड़ताल करती हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम उच्चतम न्यायालय में उसके गठन, संरचना के बारे में, फिर उसके कार्यकाल, फिर उच्चतम न्यायालय की भी कुछ स्वतंत्रताएं हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो अच्छा होने वाला है। अच्छा इसलिए नहीं है कि हम कुछ इसमें तामझाम दिखाएंगे, अच्छा इसलिए होगा कि आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से समझाएंगे कि आप वीडियो को अगर एक से दो बार देख भी लेंगे, एक से दो बार सुन लेंगे, तो आपको वो कंटेंट, वो पॉइंट्स हूबहू याद हो जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपने प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो संसदीय समिति के बारे में। संसदीय समिति क्या है? संसद के विभिन्न कार्यों को अनेक समितियों के माध्यम से, संसद के विभिन्न कार्यों को अनेक समितियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जिनका उल्लेख संविधान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संदर्भों में किया गया है। ठीक है। इन समितियों के गठन, कार्यकाल और कार्य के संबंध में कोई प्रावधान तो नहीं मिलता है, लेकिन इन सब मामलों में संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, तो समितियों का वर्गीकरण हमने शुरुआत में बताया था कि समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी और एक होती है तदर्थ। स्थायी समिति की बात करेंगे तो स्थायी समिति में सबसे पहले वित्त समिति में भी हम लोक लेखा समिति के बारे में बात करेंगे। लोक लेखा समिति के बारे में आपको पता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा से के सदस्य मिलकर इसका गठन होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के, वो विपक्ष का नेता होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो देखिए, इससे संबंधित पहला प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा कि भाई इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, याद रखना 1919 के तहत हुआ है, लेकिन जब पूछा जाए कब हुआ है तो 1921 में हुआ है।
किस अधिनियम के तहत हुआ? 1919 के। कब हुआ? 1921 में। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। याद रखना, इसकी जो नियुक्ति होती है वो, इसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो हर साल होती है, प्रतिवर्ष इनकी नियुक्ति होती है। वो भी कैसे? समानुपातिक सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, समानुपातिक सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है इनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। याद रखना, लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता। याद रखना इस बात को, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बनता। दूसरी चीज, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है। इनका काम क्या होता है? काम के बारे में जब हम बात करेंगे तो काम के बारे में हमको पता होना चाहिए। भैया, कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों की या प्रतिवेदनों, वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है। वो प्रतिवेदन कैसे होते हैं भाई? कहीं विनियोग लेखा पर हो सकता है, वित्त लेखा पर भी, और सार्वजनिक उद्यमों पर। ओके, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लोक लेखा समिति कैग के जो वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है उनमें किसको शामिल नहीं किया जाता और किनको शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे है, यह लेखा के 100 परीक्षण जैसा कार्य करती है। दैनंदिन के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। दैनंदिन के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। साथ ही इनकी अनुशंसाएं जो होती है वो परामर्श के रूप में होती हैं। एक चीज और याद रखना, विभागों द्वारा जो खर्च होगा उस पर रोक की शक्ति निहित नहीं की जाती है लोक लेखा समिति में। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है भाई, अगली समिति क्या है? अगली समिति का नाम है, जो कि सबसे बड़ी समिति है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति का नाम क्या है? तो भाई दूसरी समिति है प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति, याद रखना कि जब इसका पहला गठन हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में इसका गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में इसका गठन हुआ है। इसमें होते हैं कुल 30 सदस्य। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं आते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही सदस्य आते हैं और 30 सदस्य होते हैं। चुनाव इनका भी प्रतिवर्ष होता है। वही विधि है भैया कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। कोई भी मंत्री यहाँ भी सदस्य नहीं बनेगा। साथ में अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अध्यक्ष जो होगा वो सत्ताधारी दल का नेता होता है। इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का नेता होता है। आगे है, इस समिति को, मतलब प्राक्कलन समिति को सतत किफायत समिति भी कहते हैं। सतत किफायत समिति भी कहते हैं इसे। ठीक है, याद रखना इसको। आगे है, संसद में मतदान होने के बाद बजट प्राक्कलनों की जांच होती है, पहली चीज। फिर संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती है प्राक्कलन समिति। संसद ने जो नीतियां निर्धारित कर रखी हैं उस पर यह प्रश्न नहीं कर सकता है। इसकी भी अनुशंसा परामर्श के रूप में होती है। याद रखना, इसका जो काम है वो भी 100 परीक्षण की तरह ही होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, अगली समिति का नाम है सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति, ये कौन सी समिति भाई? इसके बारे में याद रखना कि कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में इसका गठन हुआ है। कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश पर 1964 में इसका गठन हुआ। सदस्य संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। कोई मंत्री यहाँ भी सदस्य नहीं बनेगा। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कैग के प्रतिवेदनों की जांच करने का काम भी सार्वजनिक उद्यम समिति का होता है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे। यहाँ पे हमने देखा है ये, ठीक ना, याद रखना। चलिए, तो भैया दैनंदिन प्रशासन के मामलों में जांच नहीं करेगी, तकनीकी मामलों की जांच नहीं कर सकती और इनकी भी अनुशंसाएं परामर्श की तरह ही होती हैं।
तो सबकी जो अनुशंसाएं होंगी वो परामर्श की तरह होती है, इनका दंडित स्वरूप नहीं है, दंड नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। अब कुछ समितियां हैं, जैसे जांच के लिए भी गठित समितियां बनी हुई हैं, तो याद रखना इन पे भी प्रश्न पूछा गया। तो जांच के लिए गठित समितियां कौन कौन सी हैं? याचिका आवेदन के लिए गठित समिति, विशेषाधिकार समिति और आचार समिति, ठीक है। ये 3 समितियां हैं जो कि जांच के लिए गठित समितियां हैं। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए कुछ गठित समितियां हैं, उनका नाम क्या क्या है भाई? एक तो है सरकारी आश्वासन समिति, इस पे प्रश्न आया हुआ है। सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, स्त्री सशक्तिकरण समिति और लाभ के पदों के लिए गठित समिति। ओके, अगला है सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां। इसकी भी अलग अलग समितियां हैं। कौन सी भाई? सदन के दैनंदिन कार्य से संबंधित, तो कार्य सलाहकार समिति, सदस्यों के निजी विधेयकों और संकल्पों के लिए गठित समिति, विनियम समिति और सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति। ये 4 समितियां सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां हैं। अब हम तदर्थ समिति के बारे में देखते हैं। तदर्थ समिति की बात करेंगे, इसमें एक जांच समिति होती और एक होती सलाहकार समिति। तो यहाँ तक ये संसदीय समिति समाप्त हुई। अब अगला चैप्टर है उच्चतम न्यायालय। भारत में आपको पता है कि एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है ना। ऐसे एक हम बना दें तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद हाई कोर्ट्स, राज्यों के उच्च न्यायालय जो हैं, उसके बाद जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो आते हैं। याद रखना इनके जो नियम हैं, जो कानून होंगे यहाँ से, उनसे सबको मानना पड़ता है, क्योंकि इनका अधिकार क्षेत्र यहाँ तक है पूरा, ठीक है, याद रखना। तो भारत में क्या है? एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है। अब देख लेते हैं भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से आई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमने जब क्लास में पढ़ाया है तो आपको बताया भी था। अमेरिका में याद रखना, अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है भाई। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया है। भाग 5 के अनुच्छेद 124 टू 147 तक में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक का, ठीक है। तो हम गठन की बात कर लेते हैं। गठन की बात अगर हम करेंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि जब संविधान का गठन जब संविधान बना था उस समय की हम बात करें तो उस समय उच्चतम न्यायालय में 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। याद रखना हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 47वें मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम उनका? न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, S.A. बोबड़े। 48वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई है, ठीक है। तो याद रखना और नाम भी आप बता देना कि 48वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, ठीक है। चलिए, तो भाई इस समय 34 न्यायाधीश हैं टोटल। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, याद रखना। लेकिन एक ही चीज़ और याद रखना, यहाँ पर एक पेच है कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सभी न्यायाधीश 33 होते हैं ना, वो न्यायाधीश और साथ में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए,
योग्यता की बात कर लें, न्यायाधीशों की योग्यता। योग्यता की जब हम बात करेंगे तो पहली चीज़ है भैया, जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक है, भारत का जन्मा नागरिक नहीं बात कर रहे हैं हम, सिर्फ बात कर रहे हैं भारत का नागरिक। ओके, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल न्यायाधीश रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का 5 साल न्यायाधीश रह चुका हो, या लगा है बीच में, आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पर हमने या लगा रखा है। या मतलब अगर ये चीज़ नहीं है तो कुछ और क्या चीज़ दूसरी है कि उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो या हमने यहाँ भी लगाया है। अगर ये भी नहीं है तो ये हो जाए कि राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना है इनके अर्हता या योग्यता के बारे में। अच्छा, शपथ और प्रतिज्ञान की अगर हम बात करें, शपथ या प्रतिज्ञान की बात करें, तो हमें पता होना चाहिए कि यह संविधान की शपथ लेता है, राष्ट्रपति के सामने लेता है। राष्ट्रपति अगर ना हो उपस्थित उस समय तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेता है फिर। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर इनका कार्यकाल, अपना एक कार्यकाल समाप्त भी कर सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है, तब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अब न्यायाधीश को हटाने की बात कर लेते हैं। तो न्यायाधीश को हटाएंगे हम कैसे? तो न्यायाधीश को जब हटाने की हम बात करेंगे तो याद रखना, राष्ट्रपति जब संसद के संबोधन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, संसद के संबोधन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत के समर्थन से हटाया जा सकता है। एक और चीज़ है, इनको हटाने का आधार भी होना चाहिए। तो याद रखना, प्रश्न पूछा गया है, कई बार आया हुआ है पेपर में कि भैया मतलब न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में कितने प्रकार के आधारों का वर्णन किया गया है। तो याद रखना भैया, 2 आधार हैं, एक है दुर्व्यवहार और दूसरा है सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार और दुर्व्यवहार, इन्हीं 2 आधारों पर इनको हटाया जा सकता है। ओके, महाभियोग प्रक्रिया से भी हटाए जा सकते हैं। वो कैसे? महाभियोग प्रक्रिया में याद रखना कि 100 प्रस्तावक चाहिए होंगे आपके लोकसभा में, या फिर देखिए यहाँ भी है, या 50 प्रस्तावक राज्यसभा में चाहिए। 100 लोकसभा में हो या फिर 50 हो राज्यसभा में। वेतन भत्ते की बात करें तो वेतन भत्ते इनके समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वेतन भत्ते इनके समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। याद रखना, वित्तीय आपातकाल के दौरान वो भी कम नहीं किए जा सकते। ओके, आगे है कि अगर कोरम नहीं पूरा होता है तो उस समय क्या हो सकता है भाई? कोरम अगर पूरा नहीं होता है तो उस समय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कोरम ना पूरा हो तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो वो भी कैसे कि जो मान लीजिए जो तदर्थ न्यायाधीश होगा वो अगर मान लीजिए किसी उच्च न्यायालय से संबंधित हैं तो मुख्य न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय से, ठीक है, उस न्यायालय से और साथ में राष्ट्रपति की पूरी मंजूरी अनिवार्य है। इन दोनों की मंजूरी के बाद ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, याद रखना क्या है कि तदर्थ न्यायाधीश कौन है? जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद है 127। अनुच्छेद कौन सा है? तो भैया याद रखना कि 127 अनुच्छेद के तहत ऐसा किया जाता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती उच्चतम न्यायालय में। अब उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता भी किस बात में है भाई? अब उच्चतम न्यायालय के अगर स्वतंत्रता की बात करेंगे तो याद रखना, पहली बात है कि नियुक्ति का तरीका, नियुक्ति के तरीके में स्वतंत्र है।
कार्यकाल की सुरक्षा है उनके, कोई नहीं ऐसे नहीं हटाया जा सकता उनको, ठीक है। इसके अलावा निश्चित सेवा शर्तें हैं, संचित निधि से इनको व्यय मिलता है, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती है, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, इस बात की भी स्वतंत्रता है इनको। साथ में स्वतंत्रता इस बात की भी है कि सेवानिवृत्ति के बाद ये वकालत नहीं करेंगे, ये भी एक स्वतंत्रता है। फिर अपनी अवमानना पर दंड देने की भी शक्ति है इनकी, अपनी अवमानना पर दंड देने की भी शक्ति है। इसके साथ साथ अपना स्टाफ नियुक्त करने की भी स्वतंत्रता होती है और न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, इनके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। और ध्यान रखना, एक स्वतंत्रता ये भी है कि इनका कार्यपालिका से पृथक्करण रहता है, जो कि आर्टिकल 50 DPSP में है। ओके, ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। हमने पेपर में कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न ये, और पूछा भी गया है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। तो अनुच्छेद है 129। और याद रखना, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि यह अपने सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, यह अपने सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, यही अर्थ है अभिलेख न्यायालय। मूल अधिकारिता की बात कर लेते हैं। मूल अधिकारिता की बात करेंगे तो याद रखना, मूल अधिकारिता कैसी है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, या फिर दो या अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, या फिर केंद्र और राज्य एक तरफ और दूसरी तरफ हो दो या अधिक राज्य, उनके मध्य में अगर कोई विवाद है तो उसमें निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास होती है अनुच्छेद 131 के तहत, ठीक है। मूलाधिकार क्षेत्र, मूलाधिकारिता है इनकी। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो कि 132 से 136 में इसका वर्णन मिलता है हमें। और निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन, निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो किया जाता है वो है अनुच्छेद 137, जो कि कई बार प्रश्न में पूछा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय में होता है निर्णयों और आदेशों का, वह किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, तो अनुच्छेद 137 के तहत। अगला है कि संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ये आपको भी पता है, ठीक है। संविधान का व्याख्याकार है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के आधारिक संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। भारतीय संविधान का जो आधारिक संरचना का सिद्धांत है वो उच्चतम न्यायालय की न्यायिक व्याख्या है, ठीक है, याद रखना इसको। न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है? अगर हम न्यायिक समीक्षा के महत्व के बारे में बात करेंगे तो हमें सबसे पहले पता चलेगा कि भाई संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने में न्यायिक समीक्षा का महत्व है। न्यायिक समीक्षा का महत्व इस बात में है कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना। अगला है संघीय संतुलन को बनाए रखना। फिर नागरिकों के मूलाधिकारों की रक्षा के लिए भी जरूरी है कि न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, कई बार आप सुनते होंगे उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय दिए, फिर उसको पलटने के लिए दोबारा फिर से उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप कई बार ऐसे देखे होंगे, पेपर में पढ़े होंगे। अच्छा, न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है भाई? न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? अनुच्छेद 13 जो कि मूलाधिकार वाले भाग में है, अनुच्छेद 13 के तहत क्या कहा गया है कि मूलाधिकारों को अपकर्ष करने वाले सभी कानून निरस्त माने जाएंगे। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि भैया कि मूलाधिकारों को अपकर्ष करने वाले जो भी कानून होंगे वो सब के सब निरस्त मान लिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मूलाधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार की गारंटी है अनुच्छेद 32 के तहत।
अनुच्छेद 32 के तहत मूलाधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार की गारंटी है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। केंद्र राज्य तथा अंतर्राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार हमने ऊपर बताया है अनुच्छेद 131 के तहत। इसी के साथ संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है। संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 132 में मिलता है। फिर सिविल मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है वह अनुच्छेद 133 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 133 क्या मिलेगा कि सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे और हम कल देखेंगे अगली वीडियो में देखेंगे राज्यपाल से संबंधित। ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे कि आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और अपने परीक्षा में, अपने पेपर में, अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने होंगे। ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।